बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो गिरफ़्तारियाँ शुरू की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फ़ैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक जो वो नोटिफिकेशन था जिसमें तमाम सूबे में जो ज़मानत के बाद गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, वो फ़ैसला कलअदम नहीं हुआ बल्कि 3 MPAs और असद कैसर की हद तक जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था सिर्फ वही अदालत ने मुअत्तल किया है और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो भी बरकरार है। और जो खैबर पख्तूनख्वा IG और खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी ने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने एक अंडरटेकिंग दी और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई और हलफ दिया गया कि वो आइंदा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन दोनों अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंदराज मुकदमा की भी अफसरान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ ये बहुत महंगी पड़ने जा रही हैं पुलिस को, और वही हुआ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जो फ़ैसला था या उनके पास जो हेयरिंग थी, जो समाअत थी, उसकी मज़ीद तफसीलात मेरे पास आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से बेसिकली 3 MPAs थे साबिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक असद कैसर। आपको याद होगा और ये बात पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जो सरकारी वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने अबूरी ज़मानत हिफाजती ज़मानत ली पेशावर हाई कोर्ट से और असद कैसर ने भी हिफाजती ज़मानत ली। असद कैसर अभी जो इहाते अदालत में इहाता है पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे और जो दूसरे थे MPA साबिक़ MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको सवाबी रोड से गिरफ़्तार कर लिया दोबारा एंटी करप्शन ने। इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो लोग थे वो आ गए जज साहब के पास। अच्छा, ये एक जज साहब थे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, दूसरे जज साहब के पास आ गए, केस उनके पास था। उन्होंने उसी वक्त फ़ाइल भिजवा दी चीफ जस्टिस को कि भाई अब मैं क्या करूं, ये तो हालात ये हैं कि यहाँ हम ज़मानत देते हैं और वो बाहर गिरफ़्तार कर लेते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया उनके ऑफिस से और कहा कि आधे घंटे में अगर आप उनको पेश नहीं करेंगे मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा। मैं ऐसी इस ओहदे पर नहीं रह सकता अगर मेरे ओहदे की तौहीन की जाए या उस पर अमल दरामद, उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। 30 मिनट्स का टाइम दिया। 30 मिनट्स के बाद वो आ गए और उनको पेश किया साबिक़ MPA को और वहीं से हथकड़ी खुलवा दी और रिहा कर दिया। ये वो फ़ैसला था जिसको चैलेंज किया गया था और बाकायदा तौर पर ये जो वाक़या है कि 30 मिनट का टाइम दिया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा, ये सरकारी वकील ने सरदार तारिक मसूद और मुसरत हिलाली, ये 2 रुकनी बेंच था, उनके सामने ये बयान भी किया। 4 अगस्त 2023 का जो फ़ैसला था, 4 अगस्त 2023 का पेशावर हाई कोर्ट का सिर्फ वही मुअत्तल हुआ है और ये 4 अगस्त 2023 का वो फ़ैसला है जो असद कैसर और इनकी हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक़ था। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर करने के हवाले से जो असद कैसर, रंगेज़ अहमद, ये साबिक़ MPA थे रंगेज़, जिनको गिरफ़्तार किया गया था और आधे घंटे में अदालत ने बुलाया था और फिर रिहा किया था। आकिबुल्ला और अताउल्ला, इनको ना सिर्फ इस मुकदमे बल्कि इन पर दायर दीगर मुकदमों में भी हिरासत में लेने से रोका था और इस हवाले से ये फ़ैसला जारी हुआ था और अदालत में तारिक मसूद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद निसार ने अदालत उज़्मा को इस बात से आगाह किया कि 2 जून 2023 को मुद्दई अलैहान पर थाना सवाबी में पिनल कोड की दफ़ा 409 और 162 के साथ इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 PCA की दफ़ा 2 और 5 के तहत दायर की गई FIR में नामज़द किया गया। एक अलग मुकदमे में मुलज़मान पर 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के हवाले से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज था। मुतलका जो एंटी करप्शन की अदालत थी उससे रजू करने के लिए मुद्दा अलैहान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 498 के तहत ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की। 17 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने उस हदायत के साथ ज़मानत मंजूर की कि दिए गए वक्त में मुतलका अदालत से रजू करना होगा, जिसकी मियाद 24 जुलाई को मुकम्मल होनी थी। सरकारी वकील का कहना था कि इन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुतलका अदालत से रजू ना किया। इस दौरान सवाबी के सेशन जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल हुआ। 2 अगस्त को मुद्दा अलैहान ने एबटाबाद सेशन जज के सामने एक और दरख्वास्त दायर की
और मुश्तबा तौर पर पहले से दायर की गई ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त को छुपाया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सेशन जज ने ज़मानत देते हुए मुद्दा अलैहान को इस बात की हदायत की कि वो मुतलका इंसदाद बदउनवानी की अदालत से रजू करें, मगर मुतलका अदालत से रजू करने की बजाय तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, जिसमें उन्होंने इस हकीकत के बावजूद कि यह मामला पहली दूसरी अदालतों में चल रहा है उन्हें ज़मानत दे दी। अब आप साथ साथ बहस भी सुनते हैं, दलाइल भी सुनते हैं जो सरकारी वकील के थे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस वक्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ख़ान से कितने परेशान हैं, और पूरी जो हुकूमत है और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ये मुकदमा लड़ रही थी पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को कहा जी कि उनको ज़मानत दे दी। रंगेज़ अहमद को, वो जो MPA था, साबिक MPA, उनको सवाबी जाते हुए दोबारा गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट के जज ने उठाया। अच्छा, ये नहीं बताया कि सवाबी जाते हुए पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत लेके निकला ही था कि गिरफ़्तार कर लिया। कहते हैं जी कि उनको सवाबी जाते हुए, चूँकि अभी तो दूसरे फरीक को नोटिस हुआ ना, वो आके बताएगा कि जनाब इन्होंने हशर क्या मचाया हुआ है, लेकिन आगे जो बेंच है वो आप बेहतर जानते हैं। रंगेज़ अहमद को सवाबी जाते हुए गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट के जज ने उठाया, जिसने इस मुकदमे को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रंगेज़ अहमद को अदालत लाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरह रंगेज़ अहमद को ज़मानत दी, दर हकीकत इसका मकसद ज़ाब्ता फ़ौजदारी की पूरी स्कीम को दबाना था, क्योंकि अदालत ने किसी दरख्वास्त या मुचलके जमा हुए बगैर उनको ना सिर्फ ज़मानत दी बल्कि इंतज़ामिया को हुक्म भी जारी किया कि रंगेज़ अहमद को इस मुकदमे या किसी दीगर मुजरमाना मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। मोहम्मद नसार ने पेशावर हाई कोर्ट के दिए गए फ़ैसलों के चंद इक़्तिबासात का हवाला देते हुए, जिसमें मुद्दई को हिरासत में लेने से रोका गया था, कहा कि अदालत की जानिब से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के बाद मुद्दई को आज़ाद कर दिया गया। किसी दूसरे मुजरमाना मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी मुतलका अदालत के हुक्म के बगैर नहीं की जा सकती थी। हुक्म की बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम ज़िली और सेशन जजेस को सर्कुलर भी जारी कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि चुनाचे पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी कामों से भरा हुआ था। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिना किसी ज़मानत की दरख्वास्त या CRPC की दफ़ा 498A के मैंडेट के एक काबिल सज़ा जुर्म पर मुलज़मान को आज़ाद करने और गिरफ़्तार न करने का हुक्म जारी किया। अच्छा, गिरफ़्तारी से रोकने का सिर्फ मशरूत हुक्म था कि आपने मुतलका अदालत से पूछ लेना है, तो पूछने में क्या हर्ज है, कौन सी क़यामत आ गई है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें भी तो यही होता है कि विदाउट द वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट आप नहीं गिरफ़्तार कर सकते, तो आप यहाँ भी पूछ लेते। मोहम्मद निसार ने कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ख़िलाफ़ है, लेकिन किसी शख्स को बार बार गिरफ़्तार करने का हुक्म बिल्कुल ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक है। 5 अक्टूबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ब्लैकेट ज़मानत के अहकाम जारी करने के रुझान पर इस्तिस्ना लिया था और ऐसे अहकाम से मुंसलिक कानूनी तकद्दुस के हवाले से मुआवनत की दरख्वास्त की थी, ताकि किसी फ़र्द को नामालूम FIRs में गिरफ़्तारी से रोका जाए। पहले परवेज़ लाई के मामले पर यह बेंच अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका था हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के हवाले से, इस तरह के जो फ़ैसले थे। अब उन्होंने उस बेंच ने इन असद कैसर और असद कैसर के साथ जो 3 साबिक MPAs हैं उनके हवाले से ये फ़ैसला दे दिया। अब ये जो फ़ैसला आया वो एक सर्कुलर था जो जारी किया गया था तमाम सेशन जजेस को। मैंने आपको कहा था कि ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का केस है, इसमें उस सर्कुलर को नहीं चैलेंज किया जा सकता, वो अलग से कोई उसको रिट फाइल की जाए 184(3) के तहत तो है, क्योंकि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती। वो पेशावर हाई कोर्ट ने बतौर एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था। अब उस ऑर्डर को 184(3) में तो चैलेंज किया जा सकता है, वो अपील में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि उस वक्त भी मुझे ख़दशा था कि जो बार बार जो सरकारी वकील उस का जिक्र कर रहे थे सर्कुलर का, तो वो नहीं मुअत्तल हो सकता, चूँकि वो चैलेंज इस तरह नहीं हो सकता कैंसिलेशन ऑफ बेल की अपील में। ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का वो स्पेसिफिक फ़ैसला था जो उन 3 MPAs साबिक MPAs और असद कैसर की ज़मानत के हवाले से था, हिफाजती ज़मानत के हवाले से, जिसको मुअत्तल किया गया है। उसका ये मतलब नहीं था कि ये पूरे सूबे में ही दोबारा से ही पकड़ धकड़ शुरू कर दें। भले वो लोग जैसे वो साबिक सूबाई वज़ीर बंगश को गिरफ़्तार किए, वो तमाम मुकदमात में ज़मानत पे थे, उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया है। अब चूँकि या तो इनको गलत बताया गया और इनको बताया गया जी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और अब आप पे सब जायज़ हो गया है, तो या तो ये मसला है और इनको गलत गाइड किया गया, या
इनको बाद में पता चलता है, समझते बाद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल जो किया है वो सिर्फ असद कैसर और 3 MPs की हद तक था, पूरे सूबे और लीडरशिप की हद तक नहीं था। ये कामरान मंगिश की गिरफ्तारी वाला जो तजुर्बा है इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया इंतज़ामिया को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की बखिदमत जनाब SHO साहब थाना चमकनी, ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त बामुराद दर्ज करने बर जाहिद आलिम DSP और अकरम जान SHO थाना शाहपुर और 3 जो एक इसमें जाहिद SI भी है, सब इंस्पेक्टर भी है, और बाकी जो नफरी है बाबत अगवा कामरान खान बंगश बरादर साहिल के अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए DSP के ख़िलाफ़, SHO के ख़िलाफ़, सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़। ये कि साहिल एक शरीफ आदमी है और कानून की बाजदारी करने वाला शख्स है। ये कि आज मोरखा 20/10/2023 पर वक्त 2:32 PM मुलजमान हमारे घर हुजरा आए और मेरे भाई कामरान मंगेश को उठाकर अगवा करके ले गए। ना ही मुलजमान बाला के पास कोई वारंट गिरफ्तारी था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया और हमारे पास मौजूद है। साहिल को फौरी तौर पर थाना चिमकनी तशरीफ़ ले गया तो ना ही उसका भाई मौजूद था और ना ही अगवा कार मुलजमान बाला मौजूद थे। ये कि साहिल ने अफसरान बाला को भी फ़ोन किया लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। ये कि मुलजमान बाला का ये अमल काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है, इस वजह से अगवा का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए और हमारा जो साहिल का भाई है उसको रिकवर किया जाए। ये बात पेशावर हाई कोर्ट ने कही थी कि अगर कोई इस तरह का मामला हो तो आप अगवा के मुकदमात करवाएं, इसके अलावा और कोई छूट नहीं देनी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ही गिरफ्तारी और 3 MPO में IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा दोनों ज़ाती हैसियत में डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, फिर ना कहिएगा, हम किसी पर रहम नहीं खाएंगे, हम किसी पर तरस नहीं खाएंगे और फिर हम जो कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा हम छोटे अफसरान को नहीं पकड़ेंगे, हमें पता है कि उनके अख्तियार कोई नहीं है, वो मजबूर है, हम डायरेक्ट बड़े अफसरान को पकड़ेंगे और आपके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे कि फिर आप याद रखेंगे। दोनों सीनियर अफसरान ने अंडरटेकिंग दी कि जी हम हर सूरत जो आपके अहकामात हैं उसके मुताबिक काम करेंगे। अब अगर इनको ये लगता है, आपको याद होगा जो फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान की हाई कोर्ट का, तो उसको जब एजाज़ुल एहसन की डिवीज़न बेंच ने सुना था इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था कत्ल का, तो उन्होंने कहा था मुअत्तल नहीं कर सकते क्योंकि वो भी डिवीज़न बेंच था, हम भी डिवीज़न बेंच है, वो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, हम सुप्रीम कोर्ट का डिवीज़न बेंच है, हम नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से तारिक मसूद के डिवीज़न बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फ़ैसला मुअत्तल किया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठने वाले नहीं हैं, पूरी हाई कोर्ट का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इंतज़ामी मामलात में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी शुरू कर देगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर कर रहे हैं IG के ख़िलाफ़ और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ और साथ रिकवरी की एप्लीकेशन दे रहे हैं बायाबी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके हवाले से। और ये मामला बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि जब अंडरटेकिंग दे दी जाए उसके बाद अगर कोई लीगैलिटी की जाए तो फिर माफ़ी नहीं होती। और ये रिटन अंडरटेकिंग ली इसलिए गई थी कि इसका मकसद ही यही था कि इनका फिर पक्का इलाज किया जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।